वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज ऑनलाइन क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट द न्यूक्लियस, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। हमने आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स के बारे में देखा था। आइसोटोप्स क्या था? आइसोटोप्स एलिमेंट हैविंग या न्यूक्लियस हैविंग सेम एटॉमिक नंबर Z। आइसोबार having same mass number A, and isotone nuclei having same number of neutrons। so इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। लेट अस सी द न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आज देखते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, हमने कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में देखा था। कंपोजिशन कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कंपोज्ड होते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया हैविंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी है एंड प्रोटॉन्स भी है। बट एक चीज आपके दिमाग में आएगा कि डेंसिटी न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा है और डेंसिटी ज़्यादा होने से बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो एक स्मॉल स्पेस पर कंपोज्ड हैं। ये प्रोटॉन्स हैं पॉजिटिव चार्ज जो कि एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल करने के बाद भी ये न्यूक्लियस के अंदर एक साथ एक स्मॉल साइज के न्यूक्लियस में कंपोज्ड होते हैं। इट मीन्स इट हैव सम अनदर काइंड ऑफ फोर्स जो एक दूसरे को, इस प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बांध के रखता है। बिकॉज अगर जो प्रोटॉन्स हैं वो सब न्यूक्लियस में आएंगे तो बिकॉज ऑफ रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, इनमें पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी, ये अंदर में न्यूक्लियस के स्मॉल साइज में कंपोज्ड होते हैं। इट मीन्स इट हैव सम अनदर काइंड ऑफ फोर्स एंड इट इज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। किस टाइप का है? अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि इन न्यूक्लियॉन्स को, मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक स्मॉल स्पेस में बाइंड करके रखता है। सो दिस फोर्स इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। So nuclear force is a force of attraction act between the nucleons in the nucleus to bind them in the न्यूक्लियस में बाइंड करने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है। न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल होता है और इसमें रिपल्सिव फोर्स, जो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उसको ओवरकम करके उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का या उसके ज़्यादा स्ट्रेंथ का फोर्स लगता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टी कि न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, एक्ट्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स एंड दिस न्यूक्लियॉन्स मस्ट बी न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मीन्स इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, न्यूट्रॉन्स के प्रोटॉन के साथ भी लगता है, प्रोटॉन के साथ लगता है और न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन के साथ भी लगता है। सेकेंड इज इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। चूंकि न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत स्मॉल होता है, रेडियस का हमने कैलकुलेशन किया था, बहुत छोटा होता है। उस छोटे साइज में न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है
और उसके बाद थोड़ा सा उसका रेंज बढ़ा दिया जाए तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। सो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स जो इसका रेंज होता है 1 फर्मी टू 10 फर्मी तक। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर के दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, लाइक ये जो दो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस 1 फर्मी टू 10 फर्मी तक होगा, तभी इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, एक्ट होगा। थर्ड वन इज इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो हमारे नेचर में जितने फोर्स है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है जिसका स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हाई होता है, दिस इज न्यूक्लियर फोर्स, जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज इसका जो वेरिएशन है, जैसे कि हमने देखा शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो इसका वेरिएशन देखते हैं। इसके दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर डिस्टेंस को हम कंपैरेटिवली कम या ज़्यादा करते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से एक्ट करता है, इसको हम देखते हैं। वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विथ डिस्टेंस, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस होगा, उसके साथ में न्यूक्लियर फोर्स किस तरीके से वेरी करेगा। मान लेते हैं एक न्यूक्लियॉन ये है और ये एक न्यूक्लियॉन ये है जो कि किसी न्यूक्लियस के अंदर में है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो दोनों डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को वरी करने से इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ये रिपल्सिव नेचर होता है कि अट्रैक्टिव होता है, या कितना फोर्स लगता है, उसको हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू। एक्स एक्सिस में ले लेते हैं डिस्टेंस r, और वाई एक्सिस में ले लेते हैं फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। हम इसका वेरिएशन देखते हैं r के साथ में, तो हमको जो वेरिएशन मिलता है वो इस तरीके से मिलता है। ये जो वेरिएशन मिल रहा है जहां पर नेग्लिजिबल हो जा रहा है, दिस इज 10 फर्मी। 10 फर्मी पर ये नेग्लिजिबल या न्यूक्लियर फोर्स लगभग 0 के इक्वल हो जाता है। यहाँ से हम समझते हैं यहाँ से कि 10 फेम्टोमीटर पर अगर दो न्यूक्लियॉन्स को हम रखे हुए हैं, सो देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, वो नेग्लिजिबल होगा। जैसे जैसे हम उसके न्यूक्लियर फोर्स को, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करते जाएंगे, क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो निगेटिव साइड है ये अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और ये होगा रिपल्सन। सो हम देखते हैं कि 10 फेम्टोमीटर से हम 10 फर्मी से हम जब दो न्यूक्लियॉन्स को और पास लाते हैं, सो देयर इज इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाता है, एंड एट पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये मैक्सिमम हो जाता है, एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी पर ये मैक्सिमम हो जाता है। हम इसको r0 से डिनोट कर देते हैं। दिस इज द डिस्टेंस एट विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स। दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। फिर फर्दर डिस्टेंस को हम डिक्रीज करते जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे फिर से डिक्रीज होने लगता है, और एक पॉइंट आता है 0.5 फर्मी। इस पॉइंट पर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो जाएगा, और फर्दर हम जब उसको फिर से डिक्रीज करेंगे, फिर करीब लाएंगे, फिर पास लाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन में, और एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्ट होता है। स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स एक्ट होता है दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में। सो दिस इज ग्राफ शोइंग दैट वेरिएशन ऑफ फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियॉन्स, जब दोनों का डिस्टेंस कंपैरेटिवली r से हम डिनोट किए हैं, जो डिस्टेंस r होता है उसके साथ में इसका वेरिएशन ये ग्राफ शो करता है। सो दिस इज द फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स
एक्टिंग बिटवीन टू न्यूक्लियस। देखते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन आइंस्टीन ने दिया था उनके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आइंस्टीन ने ये कहा था कि मास भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। इट मीन्स मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। सो दिस इज द थ्योरी गिवन बाय आइंस्टीन। उन्होंने एक इसके लिए रिलेशन दिया था E इज इक्वल टू mc², जहां पर E क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, m इज मास ऑफ बॉडी एंड c is speed of light. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक सब्सटेंस है जिसका मास 1 ग्राम है। तो जब ये 1 ग्राम मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो ये कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इज इक्वल टू mc² से। E इज इक्वल टू m 1 ग्राम इंटू 10⁻³ kg में कन्वर्ट कर देते हैं, इंटू c², 3 इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। सो दिस विल कम with 9 into 10⁻16 minus 3, 9 into 10⁻13 joule. This will be the energy when 1 gram of substance converted into energy. जब एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो 1 ग्राम जो सब्सटेंस है या मास है वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 into 10⁻13 जूल, सॉरी प्लस 13 जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस गिवन बाय आइंस्टीन। इसी का यूज करके हम नेक्स्ट बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट के बारे में देखेंगे। सो लेट अस सी मास डिफेक्ट। नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ मास में डिफेक्ट है या कुछ कमी है। सो देखते हैं मास डिफेक्ट होता है कि एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि observed that the mass of nucleus is less than the mass of the constituent of the nucleus, या टोटल बोल सकते हैं इसको, टोटल मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस, या नंबर ऑफ जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस का मास होता है वो उस न्यूक्लियस में जितने मॉलिक्यूल्स या जितने भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके जो बने होते हैं उनका अगर हम सेपरेटली मास का सम करते हैं तो उसका सम न्यूक्लियस के सम से, न्यूक्लियस के मास के सम से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां से हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। ये न्यूक्लियस हो गया। अब जब हम इसका मास मेजर करते हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस, और इन सभी का सेपरेटली मास का हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। लाइक यहाँ पर अभी 4 क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, 4 न्यूट्रॉन्स Mn प्लस 3 क्या है, प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स 3 Mp, इसका सम करेंगे
तो हम देखेंगे कि इसका सम इसके मास से क्या होता है, ज्यादा होता है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इसका सेपरेटली सम कर रहे हैं सभी मासेस का, जितने भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, और न्यूक्लियस का जो मास है उसका हम कंपैरेटिवली देख रहे हैं। तो इसका जो मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस से ज्यादा होता है। वही न्यूक्लियॉन्स मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस बनने के बाद उसका मास में कुछ कमी आ जाता है, कुछ मास कहीं चला जाता है। कहाँ चला जाता है? सो दिस मास, जो डिफेक्ट, जो कमी आ रही है, जो मास में कमी आ रही है, दिस मास इज नोन एज मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। हमारे पास जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे उनका सेपरेटली हम मास का सम करेंगे, माइनस उस टोटल न्यूक्लियस का मास जितना होगा, उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? मास डिफेक्ट होगा। अगर हम एक कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं हैविंग जेड एटॉमिक नंबर और ए मास नंबर। हम एक न्यूक्लियस कंसिडर कर लेते हैं, इसमें मास नंबर ए है एंड एटॉमिक नंबर इज जेड। सो इस न्यूक्लियस को बनाने के लिए जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लगे, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये मिलके क्या बना है? एक न्यूक्लियस बना है हैविंग जेड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ए। सो यहां पर जो जितने प्रोटॉन्स है, मान लेते हैं कि मास ऑफ वन प्रोटॉन इज mp, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इसको ले लेते हैं mn, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, ये जितने भी जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलके एक न्यूक्लियस क्रिएट कर रहे हैं या न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं, उसका जो मास है वो ले लेते हैं m कैपिटल N। सो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास डिफेक्ट विल बी इन सभी न्यूक्लियॉन्स का मास का टोटल सम, मतलब Z इंटू MP, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज A माइनस Z Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज M कैपिटल N। दिस इज द फॉर्मुलेशन फॉर मास डिफेक्ट। ये जो मास डिफेक्ट हो रहा है या मास में जो चेंज आ रहा है, वो न्यूक्लियॉन्स मिलके एक न्यूक्लियस क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके मास में थोड़ा सा कमी आता है, और दिस चेंज इन मास इज नोन एज मास डिफेक्ट, एंड दिस मास डिफेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। एग्जाम्पल ले लेते हैं हीलियम न्यूक्लियस का। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई यहाँ पर दिया हुआ है। मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई इज गिवन 4.002800 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन is equal to 1.007826 AMU, 7826 AMU. Mass of neutron is given 1.008665 86600.
1.00865 AMU, and we have to calculate the binding energy of calculate the mass defect of alpha particle. Mass defect of alpha particle. So alpha particle का मतलब ही क्या होता है? हीलियम एटम. So we have to calculate mass defect in helium atom. So mass defect will be, mass defect को del m से रिप्रेजेंट करते हैं. mass defect del m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? z mp प्लस a माइनस z mn माइनस कैपिटल M स्मॉल n. दिस इज मास ऑफ न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस बोला है, हीलियम एटम नहीं बोला है. यू हैव टू रिमेंबर दिस कि मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस बोला है. जब एटम बोलेगा उसके लिए अलग फॉर्मुलेशन होता है. सो डेल एम विल बी हीलियम के लिए हम देखते हैं हैविंग A इज इक्वल टू 4 एंड Z इज इक्वल टू 2. दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं हीलियम एटम में, हीलियम न्यूक्लियस के अंदर. सो Z विल बी 2, MP विल बी into 1.007826 plus A minus Z. 4 minus 2 is equal to 2 into 1.008665 minus Mn. Mn will be 4.002800. This will be the mass defect. It is in unit of AMU. AMU में दिया गया है. हमारा जो मास का यूनिट होता है केजी ग्राम में होता है. जब लेकिन एटॉमिक लेवल पे हमने पढ़ा था कि उसका यूनिट AMU में कन्वर्ट किया जाता है ताकि एक्यूरेटली मेजर किया जा सके. सो डेल एम विल बी फ्रॉम this relation we can calculate AMU, mass defect is equal to 3.3018 AMU. This will be the mass defect of alpha particle. Next, let us see binding energy of nucleus. So हमने देखा था कि जितने न्यूट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन मिलके एक स्टेबल न्यूक्लियस बनाते हैं या एक न्यूक्लियस बनाते हैं. और उस फॉर्मेशन में, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है. न्यूक्लियॉन्स मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं. सो उसके साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है. और ये जो एनर्जी रिलीज होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमको पता है कि मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस. सो मास, यहां से मास डिक्रीज हो गया, तो ये जो मास जो कि डिक्रीज हुआ है, जितना डिफेक्ट हुआ है, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? एनर्जी में. और ये एनर्जी रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बनने से कुछ एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस. उस न्यूक्लियस को फॉर्म करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट न्यूक्लियस. अब यहां से फिर से रिवर्स में देखते हैं. अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है और इसमें जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बाइंड है, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स सब क्या है इसमें बाइंड है, तो हमको इस न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसको न्यूक्लियस से, सभी न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से अलग अलग करने के लिए, अलग अलग मतलब एक दूसरे से इतना दूर दूर हो जाएंगे कि उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेगा. सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूर करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको इसको देना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू द
बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि उतना एनर्जी ही रिलीज करके वो क्या किया है, एक न्यूक्लियस क्रिएट किया है। तो हम उसको फिर से न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने के लिए फिर से हमको उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी किसी न्यूक्लियस को। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, ईच एंड एवरी न्यूक्लियॉन्स ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि जब न्यूक्लियॉन्स मिलके जब न्यूक्लियस क्रिएट होता है तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज होता है, दिस एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। या फिर अगर एक न्यूक्लियस है और उसको हम कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द न्यूक्लियस टू सेपरेट ईच न्यूक्लियॉन, सभी न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, हम यहाँ पर कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंड न्यूक्लियॉन्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो मास डिफेक्ट हुआ था उसी मास को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सो हमने मास एनर्जी इक्विवेलेंस में देखा था इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी del m c square, where del m is mass defect, del m mass defect है, तो del m की वैल्यू Eb will be z mp plus a minus z mn minus m capital N. This will be into c square. This will be the binding energy of that nucleus having z number of atomic number, z number of protons and a minus z number of neutrons. अब इसमें ये देखेंगे कि जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है टू क्रिएट अ न्यूक्लियस क्रिएट होने में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको फिर से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में, अलग अलग करने में लगेगा। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा हमको किसी न्यूक्लियस को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, दैट विल शो द स्टेबिलिटी ऑफ दैट न्यूक्लियस, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं डिफरेंट होते हैं सभी न्यूक्लियस में, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होता है, उसके कंपैरिजन में उतना ज़्यादा लगते जाता है, अमाउंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी आल्सो बढ़ते जाएगा। सो इसका स्टेबिलिटी एक्यूरेटली मेजर करने के लिए हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। लेट अस सी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जब निकालते हैं तो ये होता है डेल mc स्क्वायर या Eb अपॉन a या डेल mc स्क्वायर अपॉन a। इसका मतलब ये है कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल a नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है इसमें, तो इसमें से एक न्यूक्लियॉन्स को यहां से निकालने के लिए एवरेज एनर्जी कितना देना पड़ेगा। इस एक जेड ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, वो एक न्यूक्लियस में है, उस न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन्स को हमको यहाँ से बाहर निकालना है। एक न्यूक्लियन मे बी इट प्रोटॉन या फिर ये न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो एक प्रोटॉन को या एक न्यूट्रॉन को उसके न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए एवरेज कितना एनर्जी हमको उस न्यूक्लियस को देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। सो यहाँ से हमको इसके स्टेबिलिटी का पता चलेगा कि अगर किसी एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियॉन को निकालने के लिए जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, दैट विल बी मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज़्यादा होगा एंड दैट विल बी द मोर स्टेबल। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ
nucleus directly proportional to the binding energy per nucleon of that nucleus. अगर किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी हमको पता करना है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दैट न्यूक्लियस. उस न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी कितना है अपॉन मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उससे डिवाइड करेंगे तो एक न्यूक्लियॉन को एवरेज कितना बाइंडिंग एनर्जी चाहिए वहां से ब्रेक होने के लिए, वहां से निकलने के लिए. दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. और वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बताएगा. जितना ज्यादा उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी. सो दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. अब इसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का इसके स्टेबिलिटी पर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है इसको हम देखते हैं. एंड वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन विथ मास नंबर, ए के साथ में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ में कैसे वेरिएट होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. एंड दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन in y axis and a in x axis. तो हम यहां से ग्राफ जो हमको मिलता है इस तरीके से हमको ग्राफ मिलता है. ये हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वर्सेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसका ग्राफ. यहां पर देखेंगे कि कुछ शार्प पॉइंट मिल रहे हैं इसमें. फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहां पर कुछ शार्प पॉइंट मिल रहे हैं. और फॉर लाइटर न्यूक्लियाई मीन्स न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर लेस देन 20, जिसका ऐसा न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 20 से कम है, उनके लिए हम देखेंगे कि विथ इंक्रीज इन मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इंक्रीज करने पर उसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो शार्पली इंक्रीज हो रहा है. फॉर द लाइटर न्यूक्लियाई फॉर ए लेस देन 20 शार्प इंक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. और यहां पर कुछ शार्प पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उसके आसपास के नेबरिंग जो मास नंबर है उससे कंपैरिजन में कुछ ज्यादा है. सो ये जो होते हैं लाइक हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, ये जो होते हैं उनके आसपास के जो नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स हैं या मास नंबर के जो न्यूक्लियस होते हैं उनसे ज्यादा स्टेबल होता है. तो ये जो शार्प पॉइंट shows the stability या more stability of nucleus. और ये जो न्यूक्लियस हैं कौन कौन से हैं? हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, जिसका मास नंबर 4, 12 और 16 है. फिर हम देखेंगे लाइटर न्यूक्लियाई के लिए तो शार्पली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्रॉम A इज इक्वल टू 30 से लेके A इज इक्वल टू 120 तक लगभग कांस्टेंट हो जाता है या थोड़ा सा बहुत स्लोली डिक्रीज करता है. यहां से हम देखेंगे कि बहुत स्लोली डिक्रीज करता है. और इसका रीजन यही है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज है. यहां से हम देखेंगे कि A इज इक्वल टू 30 से A इज इक्वल टू 20 तक के लिए बहुत स्लोली ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज होता है. शॉर्ट रेंज होने के कारण जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में ये पूरा न्यूक्लियस है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं और ये जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मान लेते हैं कि ये एक न्यूक्लियॉन है, वो सिर्फ अपने नेबरिंग जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसके साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होगा.
उससे दूर दूर जो और न्यूक्लियॉन्स हैं उनके साथ में उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट नहीं होता है। इट मीन्स ये शॉर्ट रेंज होने के कारण जो बाकी जो दूर दूर के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके साथ में इसका अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट नहीं करता है। इस वजह से जितने ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जाते हैं, मास नंबर बढ़ते जाता है, तो ये प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। प्रोटॉन्स के कारण रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्शन फोर्स को नेग्लेक्ट करते जाता है, थोड़ा सा कम करते जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है विथ इंक्रीज इन मास नंबर या इंक्रीज इन न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिक्रीज होते जाता है, लेकिन बहुत कम डिक्रीज होता है, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोटॉन्स में लगता है इट इज क्वाइट स्मॉल देन न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स से बहुत कम उसका स्ट्रेंथ होता है। सो यहाँ से हम देखेंगे, और यहाँ पर एक मैक्सिमम ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है फॉर मास नंबर 56 विच इज द मास नंबर ऑफ आयरन, जो कि मास नंबर ऑफ आयरन है। और इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है इज इट अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि किसी भी एलिमेंट का सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। सो दिस इज द मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल जो एलिमेंट है इट इज, या जो सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है, दिस इज आयरन हैविंग मास नंबर 56 और जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम यहां से देखते हैं कि 120 के बाद से, यहाँ से 120 के बाद से फिर से डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज होते होते यहाँ पर एक एलिमेंट आता है यूरेनियम हैविंग 238 एंड 93 एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर, एंड मास नंबर 238 एंड एटॉमिक नंबर 93, और जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से देखें कि लाइट न्यूक्लियाई के लिए स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन शार्पली इंक्रीज होता है। इट मीन्स विथ इंक्रीज इन मास नंबर, स्टार्टिंग में लाइट न्यूक्लियाई के लिए मास नंबर इंक्रीज होते हैं, होने से उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है अप टू मास नंबर 30 तक के लिए। 30 के बाद से ये लगभग कांस्टेंट हो जाता है, बट एक ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है, मैक्सिमम पॉइंट 856 मास नंबर 56 विच इज मास नंबर ऑफ आयरन, जो कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इट इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन नेचर। नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होता है आयरन का। और उसके बाद फिर से ये डिक्रीज होते जाता है, और डिक्रीज कहाँ तक होता है, यूरेनियम तक। यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 238 है और एटॉमिक नंबर है 93। सो और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के साथ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैसे चेंज होता है, वेरिएट करता है, और कैसे स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स या स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस शो करता है। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, higher the stability of nucleus. Higher the binding energy of nucleon, binding energy per nucleon, higher the stability of nucleus. अब यहां से हम देखेंगे फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए हम देखेंगे कि जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो कम है। और उसके बाद इससे जो हैवी न्यूक्लियस होगा लाइक ड्यूटेरियम
2H2 2H1, ये है उससे थोड़ा हैवी न्यूक्लियस है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। और हमको पता है कि जब भी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, लाइक जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि न्यूक्लियॉन्स और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब मिलके एक न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस बनने से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होगा कि दो लाइटर न्यूक्लियाई क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होना मतलब एक मिलके एक बड़ा या हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। हैवी न्यूक्लियस बनाने से चूंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होगा मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करके वो स्टेबल हो जाएगा। सो देयर इज इमिशन ऑफ एनर्जी या रिलीज ऑफ एनर्जी हैविंग कुछ वैल्यूज के साथ वो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। सो दिस रिएक्शन और दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि दो लाइट न्यूक्लियाई हैविंग सम पर्टिकुलर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर फ्यूज्ड टू फॉर्म अनदर हैवी न्यूक्लियस। दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दोनों लाइटर जो न्यूक्लियस होते हैं उसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ज़्यादा होते हैं। तो ये स्टेबिलिटी गेन करता है और उसके साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। सो दिस इज द फ्यूजन रिएक्शन, जो कि हमारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो लाइटर न्यूक्लियर साइड है, मीन्स अबाउट A <20, उससे पहले जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें ये फ्यूजन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज फॉर हैवी न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई के लिए हमने देखा था कि विथ इंक्रीज इन मास नंबर, ए के साथ में इंक्रीज होने से उसका हमको इस तरीके से कर्व मिला था। सो इंक्रीज इन मास नंबर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो रहा था, और सबसे डिक्रीज होने के साथ लास्ट में यूरेनियम आया था यू, जिसका था 23893 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था। तो उस केस में फॉर हैवी न्यूक्लियस भी क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 240 मास नंबर, न्यूक्लियस हैविंग 240 मास नंबर, दो 120 में 120 एंड 120 में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस देन दिस 120। सो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज्यादा है, और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये भी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये क्या करेंगे, दो स्टेबल न्यूक्लियस में मोर स्टेबल देन दिस 240 न्यूक्लियस, 240 जो न्यूक्लियस है, मास नंबर हैविंग 240, वो कम स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस टू न्यूक्लियस। सो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने आप को, एंड स्टेबल हो गए। और इस स्टेबिलिटी गेन करने के बाद कुछ अमाउंट में ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज होता है बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, और दिस इज नोन एज फ्यूजन रिएक्शन। सो फ्यूजन रिएक्शन में लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है हैवी न्यूक्लियस क्या करता है, अपने स्टेबिलिटी, चूंकि हैविंग लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और उसको अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, अपना स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने के लिए वो अपने क्या करता है, अपने को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सो लाइटर न्यूक्लियाई में चेंज हो जाता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। सिमिलरली फ्यूजन में भी दो लाइटर न्यूक्लियाई हैविंग लेस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फ्यूज होके एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं हैविंग हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन,
और उसके साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्यूजन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है ये सन में होता है, क्योंकि हमको पता है कि सन का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम सन में होता है, और यही जो हाइड्रोजन मिलके फ्यूज होके हीलियम बनाते हैं। 1 1 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1, इस तरीके से ये 4 2He हैविंग 2 न्यूट्रॉन पार्टिकल्स, इस तरीके से करके ये बहुत लार्ज अमाउंट में क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्यूजन रिएक्शन, और ये सन में होता है। सो जो सन से हमको लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी मिलती है, दिस इज ड्यू टू द फ्यूजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन सन। सन में जो फ्यूजन रिएक्शन होता है वहां से हमको एनर्जी मिलती है। सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं जो पिछला लेक्चर था उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। हमारे पास ये फॉर्मूला था R इज इक्वल टू R0 A1 इस कॉन्सेप्ट का एक फिर से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। Obtain the approximate ratio. Calculate the approximate ratio of radii of the gold nucleus, जिसका एटॉमिक मास होता है 179, मास नंबर होता है 79, एंड सिल्वर न्यूक्लियस हैविंग 107 एंड 47 Ag। इनका रेशियो निकालना है, मीन्स RAU upon RAG. We have to calculate this. So this will be R0 1/3 of AU and R0 A raised to the power 1/3 of AG. It will be AU AG raised to the power 1/3। यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे A की 107 एंड 179, तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। वी आल्सो हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ डेंसिटी, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी। सो ट्राई दिस बाय योर ओन सेल्फ। यहाँ से हमको डेंसिटी ऑफ AU अपॉन डेंसिटी ऑफ AG ये फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द टुडेज ऑनलाइन क्लास एंड कीप स्टडिंग एंड फ्रॉम दिस आज का जो हमारा जो न्यूक्लियस का जो सिलेबस है, आज का नहीं मतलब आपके जो पूरा इस सेशन में जो आपके कंपोजिशन दिया है आपके सिलेबस में, बाकी चीज़ को, बाकी जो पोर्शन है उसको डिलीट कर दिया गया है। सो यहाँ से आपका कंपोजिशन कंप्लीट होता है, एंड जो डिलीटेड पार्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको उन सभी टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।